हेलो बच्चों, प्रश्न दिए है प्रकाश तरंग द्वारा म्यू अपवर्तनांक के माध्यम में डी दूरी तय करने पर प्रकाशीय पथ कितना होता है। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे, जिसके आधार पे इस प्रश्न का हम लोग यहाँ पे उत्तर देंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे प्रकाशीय पथ क्या होता है, तभी हम लोग प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, प्रकाशीय पथ। आप जैसे कि इसके नाम से देख सकते हैं, प्रकाशीय पथ यानी कि प्रकाश का ही पथ होगा, ठीक है, उसका रास्ता। तो प्रकाशीय पथ क्या होता है कि किसी माध्यम में, मान लेते हैं कि म्यू माध्यम में प्रकाश तरंग द्वारा, ठीक है, प्रकाश तरंग द्वारा चली गई दूरी को ही हम लोग प्रकाशीय पथ कहते हैं। प्रकाश तरंग द्वारा क्या हो जाएगा, चली गई दूरी जो होगी, ठीक है, उसी को ही हम लोग प्रकाशीय पथ के नाम से जानते हैं। और प्रकाशीय पथ जो होता है हमारे पास यहाँ पे, इसे अगर हम लोग x के रूप में दर्शा दे प्रकाशीय पथ को, तो ये हमारे पास उस माध्यम का अपवर्तनांक गुणित उसके द्वारा चली गई दूरी, इनके गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब इसकी सहायता से हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे अपने प्रश्न में आएंगे मुख्य अवधारणा के बाद। तो हमारे पास म्यू अपवर्तनांक का माध्यम दिया है और डी दूरी तय करता है, ये बोला गया। तो प्रकाशीय पथ जिसे हमने x के रूप में दर्शाया है, उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है, इसे हम लोग यहाँ पे दर्शा देते हैं Vm के रूप में, ठीक है। और जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, इसे हम लोग C के रूप में दर्शाते हैं, जिसका नियत मान हमारे पास होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर। तो हम लोग यहाँ पे माध्यम में जो प्रकाश की चाल है उसे Vm से लिए हैं और निर्वात में प्रकाश की चाल को C के रूप में दर्शा दी है। तो हमारे पास यहाँ पे जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है म्यू, यह बराबर हो जाता है हमारे पास निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल C बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल Vm। तो इसे हम लोग समीकरण 2 नाम दे देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा अपवर्तनांक का समीकरण। अब माध्यम में d दूरी तय करने में जो समय ले रहा है, उस समय को अगर हम लोग यहाँ पे स्मॉल t के रूप में दर्शा देंगे, तो समय क्या हो जाता है हमारे पास, दूरी बटा वेग। तो हम लोग माध्यम के वेग को Vm के रूप में दर्शाएं, तो ये हमारा समय हो गया उस माध्यम में प्रकाश तरंग द्वारा डी दूरी चलने पर। तो t समय में जो निर्वात में तय की गई दूरी वो कितनी हो जाएगी, तो हमारे पास यहाँ पे t समय में निर्वात में तय की गई दूरी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। निर्वात में दूरी को हम लोग देखेंगे, निर्वात में दूरी, तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा प्रकाश की चाल C गुणित लिया गया समय t। कैसे मिला ये, अगर हम लोग देखें तो ऊपर के समीकरण में देखिए समय t का मान हम लोग को दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने दूरी बटा वेग किया था माध्यम के लिए, तो वेग को इधर पक्षांतर कर देंगे, दूरी का मान मिल जाएगा। तो इसीलिए निर्वात में t समय में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, C गुणित t के रूप में हम लोग को यहाँ पे प्राप्त होगा। अब इसी के आधार पे हम लोग यहाँ पे प्रकाशीय पथ का मान निकाल सकते हैं। तो प्रकाशीय पथ का मान हमारे पास कैसे निकल सकता है, देखो t का मान हम लोग इसे समीकरण 3 नाम दे देते हैं, यहाँ से रखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा C गुणित t का मान रख देंगे तो हो जाएगा दूरी d बटे यहाँ पे हो जाएगा Vm के रूप में। और यहाँ पे जो प्रकाश की चाल C बटे Vm का जो मान होता है वो अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसे हमने यहाँ पे समीकरण 2 में देखा है, तो समीकरण 2 का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा C बटे Vm का मान कितना हो जाएगा, अपवर्तनांक म्यू गुणित d। और यही क्या हो जाएगा, उस x का मान जो कि हमने प्रकाशीय पथ देखा था, किसके लिए, उस माध्यम के लिए, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा हमारे प्रश्न का उत्तर, जो कि हम लोग को ज्ञात करना था। तो ये कितना चलेगा, म्यू गुणित d दूरी प्रकाशीय पथ का होगा। प्रकाशीय पथ का मान कितना हो जाएगा, अपवर्तनांक गुणित उस माध्यम में चली गई दूरी। धन्यवाद।